बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो लास्ट लेक्चर आपके साथ अपलोड किया था, शेयर किया था, उसके अंदर हमने एंजाइना की बेसिक जो इंट्रोडक्शन था उसके हवाले से बात की थी और उसको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है उसके हवाले से बात हुई थी। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस के हवाले से बात करेंगे कि एंजाइना को आप ट्रीट कैसे कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर जैसे आपको लास्ट लेक्चर में मैंने एंड में बताया था कि हमारे पास दो तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि जी आप एंजियोप्लास्टी कर लें। एंजियोग्राफी के टाइम पे ही लास्ट टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंजियोग्राफी के टाइम पे ही जब जिस टाइम पे आप फीमोरल वेन को पियर्स करते हैं या फीमोरल नहीं है तो ऑल्टरनेटिव में आप ब्रेकियल वेन को सॉरी फीमोरल आर्टरी को पियर्स करते हैं, और ऑल्टरनेटिव पे फिर आप अगर वो ना हो तो फिर आप ब्रेकियल आर्टरी को पियर्स करते हैं और वहां से स्टेंट जो है वो क्या कहते हैं कैथेटर डालते हैं और कैथेटर डाल के डायग्नोसिस करते हैं। तो एंजियोग्राफी उसी टाइम पे कर ली एंजियोप्लास्टी जो है वो उसी टाइम पे कर ली जाती है जब एंजियोग्राफी में आपको वेसल्स कंस्ट्रिक्टेड मिल जाए और ऐसा लग रहा हो डॉक्टर को कि जो है वो बलून एंजियोप्लास्टी से या स्टेंट डालने से फायदा हो जाएगा, तो देन एंड देयर कंसेंट लेके वो प्रोसीजर भी उसी टाइम पे कर लिया जाता है। वरना फिर दूसरा तरीका ये होता है कि जी पहले एंजियोग्राफी कर ली, डिसाइड कर लिया, डिसाइड करने के बाद जो है वो पेशेंट को बाहर ले आए और फिर 2 या 3 दिन या 10 से 15 दिन के अंदर अंदर दोबारा से उसी जगह से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यूजुअली जो रिकमेंड है वो यही किया जाता है कि भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहे, अगर एंजियोग्राफी में एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ी तो देन एंड देयर कर लिया जाएगा ताकि किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। एंजियोप्लास्टी के बाद बाईपास और उसके बाद फिर जो मेडिसिन हैं एंजाइना की उनके हवाले से बात होती है। प्रोसीजर किस तरह से कि जी ब्लड फ्लो को रिस्टोर करना होता है जहां पे ब्लॉक्ड कॉरोनरी आर्टरी है उसके अंदर और उसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो रहा है तो उसको हमें करना होता है। रेडियल या फीमोरल आर्टरी, रेडियल नहीं था, आई एम सॉरी, मैं इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगी, ब्रेकियल आर्टरी है। तो ब्रेकियल या फीमोरल आर्टरी से कैथेटराइजेशन करते हैं। जैसे कि आपको पता है पूरा एक तरीकाकार होता है जिसमें कि टेक्नीशियन जो है वो इस तरह से ये तमाम कैथेटराइजेशन करता है। कैमरा में तमाम तस्वीर आ रही होती है, उसके मुताबिक फिर डिसाइड कर रहे होते हैं कि जी स्टेंट इम्प्लांटेशन होनी है या बलून। अब बलून से हो जाए तो बलून से कर लेते हैं, नहीं तो स्टेंट इम्प्लांट किया जाता है। दोनों सूरतों में जो है वो पेशेंट से कंसेंट लेना जरूरी है। बगैर अगर आपने खाली एंजियोग्राफी का कंसेंट लिया है तो आप एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते हैं। बाईपास सर्जरी जो होती है कॉर्नरी बाईपास की, उसको हार्ट बाईपास सर्जरी या कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट भी कहा जाता है। अच्छा, ये यूजुअली उस टाइम पे किया जा रहा होता है जब हार्ट की जो आर्टरी है या जो कॉर्नरी आर्टरी है वो अच्छी खासी ब्लॉक हो गई है और अब उसको ना तो मेडिकेशन से खत्म किया जा सकता है उस क्लॉट को, और ना ही जो है वो जो है वो एंजियोप्लास्टी किसी काम आने वाली है। तो ऐसे सूरत में एक बाईपास बनाया जाता है जिसमें एक जो वेसल है वो दूसरी जगह से लेके दो जो जहाँ पे जो ब्लॉक है उसके शुरू से और उसके आखिर से फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह से बात कर सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये आपकी आर्टरी है और इसमें यहाँ पे इस जगह पे पूरा ब्लॉक हो गया है और इसके नतीजे में जो ब्लड यहाँ से आ रहा था वो यहाँ पे नहीं जा पा रहा। तो उस चीज के लिए फिर क्या करते हैं कि आप कहीं से भी एक वेसल लेके ये हिस्सा काट देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक वेसल ऐड कर दी जाती है यूं करके। ठीक है जी, अब ये जो ग्राफ बन जाता है तो ये हिस्सा जो है इसका ये मतलब काट के और ये पूरे जो है ये कंटिन्यूएशन में वेसल आ जाती है। ये जो बाय दिस इज नोन एज बाईपास सर्जरी कि आप उस जगह पे या तो उस पोर्शन को काट के निकाल दिया जाता है या फिर उसको वहीं पे रहने दिया जाता है, उसके साथ एक अदद बाईपास बना दिया जाता है। तो दिस इज नोन एज दी कॉर्नरी बाईपास सर्जरी। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आर्टिफिशियल हार्ट के ऊपर पेशेंट को ले जाया जाता है। 7 to 8 आवर्स मिनिमम और 12 आवर्स मैक्सिमम की सर्जरी होती है ये, जो कि कहा जाता है। अब अगर एडवांस टेक्निक की वजह से थोड़ा सा कम ड्यूरेशन हो गया तो मुझे नहीं पता, लेकिन 8 घंटे तो कहीं नहीं गए, तो मतलब 8 आवर्स तो यूजुअली हो रहा होता है। अच्छा, उसमें जो है फिर हार्ट को स्टॉप किया जाता है, हार्ट पंपिंग बंद कर देता है और फिर उसके अंदर आप जो है वो तमाम वेसल्स ढूंढ के जहां जहां पे प्रॉब्लम है, अगर एक वेसल है तो वो सिंगल बाईपास कहलाता है, दो हैं तो डबल बाईपास कहलाता है, तीन है तो ट्रिपल बाईपास और अगर चारों की चारों हैं तो क्वाड्रुपल बाईपास कहलाता है।
तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है, पेशेंट कितना बर्दाश्त कर सकता है। तो इस तरह से ये जो है वो 4 सर्जरीज हैं, इनमें से कोई सी भी एक की जाती है। बाईपास सर्जरी जो है वो यूजुअली, जैसे मैंने आपको बताया कि एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी में नहीं खुल पा रही है, और या दूसरी सूरत में है कि जो स्टेंट डाला गया था वो ब्लॉक हो चुका है और अब दोबारा उस स्टेंट को रिमूव करके नया स्टेंट नहीं डाल, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है कि नया स्टेंट डाला जा सकता है, तो फिर वो हम ये वाली सर्जरी करते हैं। जब सर्जरी हो चुकी है, बाईपास बन जाता है, तो उसके बाद फिर हार्ट को दोबारा से कार्डिक मसाज किया जाता है, हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, पूरी पूरी जो आर्टरीज हैं सारी दोबारा से जो आर्टिफिशियल हार्ट के ऊपर जो पेशेंट को रखा गया था वहां से उसको वापस हटा के और दोबारा से जो है उसको इस क्या कहते हैं नॉर्मल हार्ट के ऊपर लाके और फिर हार्ट को जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। हार्ट चल गया तो मतलब पेशेंट सरवाइव कर जाएगा, लेकिन अगर हार्ट नहीं चल पाया, जो कि कभी कभार हो जाता है, तो ऑन टेबल डेथ हो सकती है। तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है और कंसेंट के बगैर ये काम नहीं किया जाता। यूजुअली एवरीबडी नोज व्हाट दिस रिस्क इज बिहाइंड दिस सर्जरी, बिकॉज इसमें हार्ट बंद कर दिया जाता है और उसके बाद फिर सर्जरी की जाती है। तो इसका ध्यान रखते हुए फिर ये सर्जरी की जाती है, जो कि पेशेंट को अगर तो हो गई और पेशेंट रिवाइव कर गया तो अच्छा खासा रिकवर कर देती है। एंटी एंजाइना मेडिकेशंस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस हैं जो यूजुअली दी जा रही होती हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स चूंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो बेसिकली जो हमारा डिस्कशन है वो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स का है। और अच्छा, ये रेफरेंस है जो बेसिकली जहां से मैंने ये पूरा डिस्कशन आपके लिए प्रिपेयर किया है, वो यही आर्टिकल था। अगर आप लोग चाहें तो, चूंकि इसमें से तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले, अगर आप पूरा आर्टिकल अपनी उसके लिए पढ़ना चाहें तो ये मैं मैसेज बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते क्या हैं? बेसिकली दीज आर पोटेंट वेसोडायलेटर्स। जो इनका काम है वो क्या है? एपिकार्डियल कोरोनरी वेसल्स जो हैं उनको सिलेक्टिवली जो है वो उनमें ब्लड फ्लो को इनहेंस करना। अब ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि आप जो हम एपिकार्ड, अब जैसे आपको पहले मैंने जो, अगर आपको याद हो, मैंने आपको हार्ट की एनाटॉमी जो पढ़ाई थी वो इसी वजह से पढ़ाई थी, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के हवाले से। देखिए ये जो है ना, ये आपके समझ लें कि ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई, ये दोनों बिल्कुल बारीक बारीक पतली पतली लेयर्स होती हैं, जिनको हम एक तो एंडोकार्डियम कहते हैं और दूसरे को एपिकार्डियम कहते हैं। जो अंदर इसके दरमियान में जो बाकी का जो पूरा पोर्शन है जिससे हार्ट मसल्स का बल्क बनता है, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। तो जो आउटर साइड है, जो एपिकार्डियम है, यहाँ पर जो इसके साथ आपकी जो है वो ब्लड सप्लाई मौजूद होती है। एंड बेसिकली द वेसल्स प्रेजेंट इन दिस एपिकार्डियल लेयर सप्लाइज द ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द कार्डियक मसल्स। सो इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की, वो पोटेंट वेसोडायलेटर्स जो है वो स्पेसिफिकली इस तरह से है कि वो जो कॉरोनरी ब्लड वेसल्स हैं उनको स्पेसिफिकली ये जो है वो टारगेट करते हैं और वहां पे ये जो है वो ब्लड फ्लो को एनहांस करवा रहे होते हैं। इसी जगह पे जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है उसको भी रोकते हैं। अगर किसी भी वजह से वैस्कुलर डैमेज हुआ हुआ है तो प्लेटलेट एग्रीगेशन का जो प्रोसेस है वो अगेन इस सिचुएशन को वर्सन कर सकता है। तो इस चीज को बचाने के लिए, इस इम्प्रूव ब्लड फ्लो के लिए प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स उसको भी बंद करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स आर नॉट फॉर ग्रेट इंपॉर्टेंस बेसिकली। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है। लॉन्ग एक्टिंग जो नाइट्रेट्स हैं वो यूजुअली हेडेक और टॉलरेंस जनरेट करते हैं, इस वजह से यूजुअली इनको नहीं दिया जा रहा होता अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा नीड हो। जो शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। जो अक्यूट अटैक हो रहा है या अक्यूट जो पेन हो रहा है, एंजाइनल पेन, उसके अंदर आपकी शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल होती है। एक्यूट जो स्किन कंडीशंस होती हैं उनके अंदर इनकी जो प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं या जो फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं, शॉर्ट एक्टिंग इंट्रावेनस प्रिपरेशंस हैं, सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं और स्प्रेज में अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर जो है लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशन जो है वो ट्रांसडर्मल ऑइंटमेंट्स या पैचेस के फॉर्म में, आप एक पैच लेके इस चेस्ट के ऊपर लगा दें, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो उसको दिखता रहेगा। लॉन्ग एंड सस्टेन रिलीज पिल्स भी आजकल आ गई हैं इसके लिए। जो यूजेस हैं लॉन्ग एक्टिंग की वो है कि स्टेबल एंजाइना या डिक्रीज कार्डिक मोर्टेलिटी
तो लॉन्ग स्टेबल एंजाइना के अंदर आप दे सकते हैं। इसकी वजह से एक्सरसाइज की कैपेसिटी या जो एक्सरसाइज की जो टॉलरेंस है वो बढ़ जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाने के लिए आप यूजुअली दे देते हैं। शॉर्ट एक्टिंग जो है वो अक्यूट कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं अनस्टेबल एंजाइना का, और पेशेंट को हर वक्त ये कहा जाता है कि एमआई या सिवियर चेस्ट पेन हो रहा है तो या तो अनस्टेबल एंजाइना होगा या एमआई का चांस होगा। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को कहा जाता है कि अपने पास रखें और जब भी जरूरत हो जबान के नीचे रख लें इसको। एंजाइना मेडिकेशन की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके हवाले से जब हम बात करते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड के हवाले से बात करते हैं, तो उसके अंदर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो 2-3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बेसिकली हम काम कर रहे होते हैं। जो पहला होता है, या जो ड्रग काम कर रही होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट ऑन एंडोथेलियल एक्टिविटी। ठीक है जी। अच्छा, एंडोथेलियल एक्टिविटी के हवाले से थोड़ा सा एक डिस्कशन है जो मैं आपके साथ पहले कर लूँ, उसके बाद फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। बेसिकली होता क्या है कि आपका जो एंडोथेलियम है उसका इंटैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी किस्म की अगर डैमेज होती है एंडोथेलियम में तो वो एक कैस्केड या मायराइड ऑफ इवेंट्स हैं जो उसको स्टार्ट करती है, जिसके नतीजे में आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जनरेट हो सकती हैं। सो बेसिकली क्या है कि किसी भी वेजो एक्टिव एजेंट को अगर काम करना है तो उसके लिए इंटैक्ट एंडोथेलियम होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंटैक्ट एंडोथेलियम नहीं है तो जो डैमेज्ड एंडोथेलियम वाले जो केमिकल्स हैं वो रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है कि वो वही अगेन जैसे आपके प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, डिजीज, मतलब उस वक्त जो है वो इमरजेंसी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है इस तरह से है कि हमारा वेजो एक्टिव जो एजेंट है जो कि इंट्रिंसिक नाइट्रिक ऑक्साइड है, जिसको हम एंडोथेलियल डिराइव्ड, एक मिनट ठहरें जी, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद चलते हैं। EDR है, ठीक है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ये आपका एंडोजीनस जो है वो नाइट्रेट सब्सटेंस है। ठीक है, अब इसका काम क्या है कि अगर जो एपिथेलियम अगर मौजूद है, कोई डैमेज नहीं हुई है और बिल्कुल कॉन्टैक्ट या इंटैक्ट एंडोथेलियम है, हाँ इंटैक्ट एंडोथेलियम ज़्यादा बेटर वर्ड होगा। अगर इंटैक्ट एंडोथेलियम है तो ये क्या करता है कि ये मेंटेन करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड मेंटेन करता है वेस्कुलर टोन। ठीक है, यानी जो आपकी जो हेल्दी वेस्कुलर टोन है, यानी अगर ज़्यादा प्रेशर है तो थोड़ा रिलैक्स कर गए, अगर कम प्रेशर है तो थोड़ा कंस्ट्रिक्ट कर गए, ताकि आपका जो है ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल मेंटेन हो सके। तो वो जो वेस्कुलर टोन है, जो हेल्दी वेस्कुलर टोन है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड मेंटेन करता है, प्रोवाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोवाइडेड दैट योर एंडोथेलियम इज इंटैक्ट एंडोथेलियम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटैक्ट एंडोथेलियम होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल एंडोथेलियम में करता क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड साइक्लिक जीएमपी पाथवे को एक्टिवेट करता है। साइक्लिक जीएमपी पाथवे एक्टिवेट होने के नतीजे में गुआनाइलेट साइक्लेज एंजाइम रिलीज होता है, जो कि आपको साइक्लिक जीएमपी देता है। ठीक है, अब ये साइक्लिक जीएमपी बेसिकली क्या है, ये एक सेकेंड मैसेंजर है, जो कि आपके जो एंडोथेलियल जो सरफेस पे जो इंटैक्ट एंडोथेलियम है उस पर दो काम करता है। एक तो ये करता है वेजोडाइलेशन का काम। ठीक है जी, आपको मालूम है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो इंट्रिंसिक वेजोडाइलेटर है, तो ये वेजोडाइलेटर का काम करता है बाय द एक्टिवेशन ऑफ गुआनिलेट साइक्लेज एंजाइम सिस्टम, जो कि साइक्लिक जीएमपी का जो सेकंड मैसेंजर है वो बनाता है। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरा काम करता है वो ये करता है कि प्लेटलेट की जो डिसएग्रीगेशन है उसका काम करता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से एक आधा कोई प्लेटलेट आके इंटैक्ट हो भी गया है तो उसको भी डिसएंगेज कर देगा एंडोथेलियल सरफेस से, ताकि वो प्लेटलेट जो है वो पूरा जो क्लॉटिंग कैस्केड है वो उसको इनिशिएट ना करा दे, क्योंकि दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस।
जो कि अगेन बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है इफ द एंडोथेलियम इज इंटैक्ट एंड देयर इज नो डैमेज दैट हैज टेकन प्लेस, ठीक है। तो उसके लिए जो है फिर वो ये पूरा मैकेनिज्म होता है और इसके नतीजे में आपका जो एक रेगुलर जो ब्लड फ्लो है वो चलता रहता है, जो कि नॉन डिजीज कंडीशन है। क्रोनिक आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है उसमें हार्ट की जो कोरोनरी वेसल्स हैं उनके अंदर ईडीआरएफ या नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो जाती है, ठीक है जी। जब नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होती है तो नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि जी साइक्लिक जीएमपी कम हो जाता है। साइक्लिक जीएमपी कम होता है तो नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि जी वेजो डायलेशन नहीं हो पाती, प्लेटलेट की डिसएग्रीगेशन नहीं हो पाती। तो अल्टीमेटली पेन चेंज करके मैं आपको बताऊं कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर साइक्लिक जीएमपी लोअर हो गया किन कंडीशंस में, प्रोवाइडेड कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड या ईडीआरएफ कम हो गया, साइक्लिक जीएमपी कम होने के नतीजे में क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ बात की वेजो डायलेशन वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है जी, और प्लेटलेट एग्रीगेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नेट रिजल्ट दोनों का क्या निकलेगा कि फॉर एग्जांपल अगर एक वेसल ऐसी थी तो वो कंस्ट्रिक्ट होके ऐसी हो गई है, पहला तो ये काम हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि इसी वेसल के अंदर प्लेटलेट एग्रीगेशन के नतीजे में क्लॉट फॉर्मेशन शुरू हो गई है। तो वैसे ही कंस्ट्रिक्टेड वेसल के अंदर जब क्लॉट फॉर्मेशन होगी तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि जो ब्लड फ्लो है वो रुकना शुरू हो जाएगा। आपका जो हम अगर से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बैक साइड पे जाते हैं तो बेसिकली जो एक्सट्रिंसिक नाइट्रिक ऑक्साइड है वो क्या कर रहा होता है कि वेजोडाइलेशन जो है वो कराता है इन द एब्सेंस ऑफ ईडीआरएफ। तो ये जो आप जैसे नाइट्रेट्स वगैरह इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स अगर आप ट्रीटमेंट के लिए देते हैं तो वो क्या कराता है, वेजोडाइलेशन कराता है इन द एब्सेंस ऑफ, इवन इन द एब्सेंस ऑफ योर ईडीआरएफ, ठीक है। और उसके अलावा जो भी डैमेज वेसल है उसके अंदर जो एथरोस्क्लेरोटिक वेसल है जिसके अंदर क्लॉट बनना शुरू हो चुका है उस वेसल की जो है वो कराता है, क्या कहते हैं, उधर ज्यादा अच्छी तरह से वेजोडाइलेशन कराता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये भी कह सकते हैं एक पॉजिटिव साइन है एक्सट्रिंसिक नाइट्रिक ऑक्साइड का या इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स जो हम दे रहे होते हैं कि वो जो नॉर्मल ब्लड वेसल हैं जहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड और ईडीआरएफ मौजूद है वहां काम नहीं करता है। इट्स specifically target those vessels which are damaged due to atherosclerosis और thrombosis। तो उसकी वजह से होता यह है कि बाकी के जगहों पे जो अपना जो नॉर्मल नाइट्रिक ऑक्साइड काम कर रहा है या ईडीआरएफ काम कर रहा है वो अपना काम करता रहता है, उसको सबड्यू नहीं करता और अपने सिर्फ उस जगह को फोकस करता है जहां पर डैमेज हुई है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एकदम से जो है वेजोडाइलेशन होने के नतीजे में जो एंजाइना की जो सिवियर जो पेन या जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। इसके बाद फिर आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जी नाइट्रिक ऑक्साइड का दूसरा काम क्या है कि कॉर्नरी सर्कुलेशन के ऊपर इसका जो इफेक्ट है वो किस तरह से है कि 100 माइक्रोमीटर डायमीटर की जितनी भी वेसल्स हैं ये उनको डायलेट कर रहा होता है, रिलीव करता है वेसल स्टीनोसिस को और स्पाज्म को। अगर मसल्स जो हैं वो स्पाज्मोटिक हो जाते हैं कभी कभी कि उनकी जो है ना कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जो नॉर्मल ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है कि कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद रिलैक्सेशन होना है वो नहीं हो पाती है। स्टीनोसिस इज दिस काइंड ऑफ थिंग कि यहाँ से चलते चलते ब्लड वेसल जो है वो एकदम से पतली हो जाती है। तो ये जो पोर्शन है ये स्टीनोस पोर्शन कहलाता है। तो ये जो स्टीनोसिस है इसको ये रिलीव करता है। उसके अलावा मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को ये बढ़ाता है, कम करता है, आफ्टर लोड को डिक्रीज करता है। यानी कि आपका जो पंप होने के बाद जो बैक प्रेशर आ रहा होता है ये उसको कम करता है, जिसके नतीजे में आपका जो हार्ट है उसको जोर से पंप नहीं करना पड़ता, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता। जब हार्ट का एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो एंजाइना की जो कंडीशन है वो उसमें रिलीफ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्लेटलेट के ऊपर जैसे अभी हमने बात की कि जो डिसएग्रीगेशन होती है जिसके नतीजे में जो फिब्रिनोजिन और जो पूरा एक मैकेनिज्म है वो पूरा का पूरा जो इंटरैक्शन मैकेनिज्म है वो नहीं हो पाता। अच्छा, प्लेटलेट का क्या है कि जो फिब्रिनोजिन है वो बेसिकली एक सर्कुलेटिंग एंजाइम है जो कि लिवर में प्रोड्यूस होता है और वो
सर्कुलेट होता रहता है। वो जगह जहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन होके प्लग फॉर्मेशन शुरू हो रही होती है और क्या कहते हैं आपका क्लॉटिंग कैस्केड जब शुरू होता है, तो एंड का जो मैकेनिज्म है आपको मालूम है कि उसमें जो आपका फिब्रिनोजेन से फिब्रिन थ्रेड्स बनते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है उसको एंगेज होना, फिब्रिनोजेन को प्लेटलेट के सरफेस पे एंगेज होना जरूरी है ताकि वो जो मैकेनिज्म है वो हो सके, क्लॉटिंग फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है। तो ये जो ड्रग है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो समझ लें कि जो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं, वो ये करते हैं कि जो सर्कुलेटिंग फिब्रिनोजेन होता है उसकी एंगेजमेंट अलोंग विद द प्लेटलेट्स उसको इनहिबिट करते हैं। अब उसका नतीजा ये निकलता है कि जब वो इनहिबिशन होती है तो अगर क्लॉटिंग कैस्केड शुरू भी हो गया, 4-6 प्लेटलेट्स जो हैं वो आके चिपक भी गए, तो वो जो फिब्रिनोजेन जो कि फिब्रिन में कन्वर्ट होने के बाद क्लॉट को मजबूत करता है, वो मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग जो क्लॉटिंग कैस्केड स्टार्ट अगर हो भी गया किसी भी रीजन की वजह से, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वगैरह की वजह से, उसमें कमी आ जाती है। तो इस तरह से ये जो है जो पेन को, जो अंजाइनल पेन को जो रिलीव करता है, वो ये 3 जगह हैं जहाँ पे ये काम करता है और इस तरह से ये रिलीफ मिलता है पेशेंट को। ये मैकेनिज्म पूरा आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फार्माकोकाइनेटिक्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जो यूजुअली जो नाइट्रोग्लिसरीन हो गया या जितने भी जो ड्रग्स हैं, अगर तो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं तो उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो फ्यू मिनट्स, सेकंड से मिनट्स के दरमियान रहता है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा होता। तो रैपिड डिसअपियरेंस हो जाती है आफ्टर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। आईवी या ट्रांस ओरल जो रूट्स हैं वो यूजुअली इस्तेमाल कराए जा रहे होते हैं। वजह उसकी ये है कि अगर आप ओरल मेडिकेशन देंगे तो इतना एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, कि ड्रग जो है अगर से फॉर एग्जांपल 100 मिलीग्राम की आप दे रहे हैं तो 1 to 2 मिलीग्राम पहुंचेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है हेपेटिक। तो इसको यूजुअली जो है हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि अदर देन जो ओरल मेडिकेशन है वो उसमें हम दे रहे होते हैं। आईवीज आपको पता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है और अपना नाइट्रोग्लिसरीन या जो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट की हम बात करें वो तो फौरन ही डिस्कार्ड हो जाता है, मतलब विद इन फ्यू मिनट्स। लेकिन आइसोसॉर्बेट डायनाइट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी में एंटर होता है, एंटर होने के बाद एक्टिव कंपोनेंट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद अपना काम करता है। तो जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या जो हाफ लाइफ बनती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो ज्यादा होगा लेकिन जो हाफ लाइफ बनती है वो 4 to 6 आवर्स की बनती है। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में 70 to 80% जो है वो ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है, आपको सिर्फ 30% ड्रग जो है वो बायो अवेलेबल हो रही होती है। रीनल एक्सक्रीशन है इसका, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि एक्सरसाइज से रीनल या हेपेटिक फेलियर के नतीजे में ड्रग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। ये बड़ी हैरान कुन बात है। यूजुअली ये हो रहा होता है कि अगर आपकी ड्रग जो है वो रीनल एक्सक्रीशन हो रही है और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो आपको यूजुअली उसमें ये देखना पड़ रहा होता है कि इन केस अगर आपकी ड्रग जो है वो बहुत ज्यादा जा रही है, तो अगर इन केस अगर पेशेंट को फेलियर की तरफ जा रहा है तो आपको डोज एडजस्टमेंट्स करानी पड़ती हैं। यहाँ पे ऐसा आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट के हवाले से इस तरह की कोई चीज मिली नहीं है। मोनोनाइट्रेट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जो इसकी थर्ड फॉर्म है इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में, वो 100% बायोअवेलेबल होती है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, सिंथेटिक है, हाफ लाइफ इसकी 4 to 6 आवर्स की है। अगेन बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी ड्रग्स के बारे में हमें मालूम होता है कि कहीं पे जेंडर स्पेसिफिसिटी होती है, कहीं पे एथनिसिटी का मसला आ जाता है, कहीं पे एज का प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कोमॉर्बिडिटीज की वजह से अफेक्टिव नहीं रहती हैं। नाइट्रेट्स के हवाले से इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं है। जेंडर, एथनिसिटी, एज एंड कोमॉर्बिडिटीज हैव नो इफेक्ट ऑन the effectiveness of the drug on the coronary blood vessels। ठीक है जी। तो अगेन अब इसको एक अच्छी चीज बन जाती है। एडवर्स इफेक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जो मेजर एडवर्स इफेक्ट है इसका जो आपको हैंडआउट के अंदर वो मौजूद है, उसके अलावा लाइक हेडेक हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, इस तरह की चीजें जो मौजूद हैं। असल जो चीज है वो है कि नाइट्रेट टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, कि यानी आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते रहते हैं उसको तो उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। नाइट्रेट टॉलरेंस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फैक्टोरियल फिनोमिनन। उसमें इनिशियल इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, न्यूरो हार्मोनल काउंटर रेगुलेशन के नतीजे में वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है बाय एंजियोटेंसिन 2
कैटेकोलामीन्स एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कलेक्टिवली कॉल्ड सूडो टॉलरेंस। तो यानी बेसिकली ये सूडो टॉलरेंस है। फील ऐसा होता है कि इन तमाम वजूहात की वजह से ऐसा लगता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का काम हो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जब शुरू में जब ये तमाम चीजें होती हैं, जब नाइट्रिक ऑक्साइड का इफेक्ट नहीं आ रहा होता है, तो आप उसको सूडो टॉलरेंस कहते हैं। लेकिन जैसे ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो आपका जो वैस्कुलर जो रिस्पॉन्स है वो आना शुरू हो जाता है टॉलरेंस के लिए, जो कि फिर एक्चुअल टॉलरेंस बन जाती है, ठीक है जी। सुपर ऑक्साइड प्रोडक्शंस होती हैं, सल्फाइडल डिप्लीशंस हो जाती हैं, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है, जिसके नतीजे में आप के जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। एंडोथीलियल डिसफंक्शन अगर किसी वजह से हो गया है तो उसके नतीजे में नहीं मिल रहा होता। सो बेसिकली जो है वो नाइट्रेट टॉलरेंस इज द मेजर एडवर्स इफेक्ट, यानी आप एक लंबे टाइम के बाद मतलब आपको ड्रग को रोकना पड़ेगा, कोई और मतलब ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जब थोड़ा टाइम लग जाएगा तो फिर दोबारा से आप जो है वो ड्रग को इस्तेमाल करा सकते हैं। टॉलरेंस को अवॉइड करने का तरीका जो है वो यही है कि आप 12 से 14 घंटे का नाइट्रेट फ्री पीरियड दें पेशेंट को, और रेगुलर बेसिस पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उनको अंजाइना, नोन अंजाइना है, तो उनके पास ऑब्वियसली मेडिसिन मौजूद रहती है। अब सुबह में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट फील हुआ, ऑफिस पहुंच चुके हैं, तो सुबह से लेकर रात तक जो है वो हर 10-10 मिनट के बाद जो है वो नाइट्रेट की टैबलेट जो है वो मुंह के अंदर रख रहे होते हैं। उसकी वजह से होता ये है कि बॉडी जो है वो यूज टू हो जाती है और टॉलरेंस जनरेट हो जाती है। आखिर में ये हाल हो रहा होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल ऑफिस से इमरजेंसी में एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा होता है नियर द इवनिंग टाइम, यानी 4 बजे के बाद से किसी, यानी अगर सुबह से 8 बजे से शुरू किए तो 4 बजे तक जो है टॉलरेंस जनरेट हो चुकी होती है और पेशेंट को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा होता है। तो उसके मुकाबले में ये ज्यादा बेहतर होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पहली दफा लें, आराम आ गया है, अगर नहीं आया है तो दूसरा ले लें, और अगर उसके बावजूद आराम नहीं आ रहा है तो यू शुड इलेक्टिवली गो टू द हॉस्पिटल एंड गेट योर सेल्फ चेक, क्योंकि उसके बाद जो है अगर आपके पास तीसरा अटैक आ गया और आपने फिर अगेन नाइट्रेट्स रख लिए तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, और अगेन जो 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 डैमेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, और से फॉर एग्जांपल अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो अच्छा खासा डैमेज हो जाएगा, जो कि आगे जाके पेशेंट को जो है वो एंजियोप्लास्टी तो यूजुअली हो ही रही होती है, कभी कभी ग्राफ्ट सर्जरी की तरफ भी लेके जाना पड़ रहा होता है। तो इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है कि 12 से 14 घंटे का जो जो बेसिक जो प्रिस्क्राइब्ड डोजेज है उसके दरमियान में 12 से 14 घंटे का फर्क आता है। अच्छा, अब ऐसी अगर सिचुएशन होती है तो उसमें पेशेंट के लिए जो है वो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कि जो ये 12 से 14 घंटे का जो जो डिफरेंस आ रहा है उसमें इस्कीमिक डैमेज बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक अगेन एक रिस्क है जिसको आपको डॉक्टर से, यानी जो भी पेशेंट है उसको अपने डॉक्टर से पूछ के और फिर उसके हिसाब से उसको मैनेज करना जरूरी है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम जो है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट से बढ़ता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स शुड बी इनकरेज प्रायर टू एक्सरसाइज, यानी ये अच्छा ये दो अलग अलग जगहों से मुझे ये दो अलग अलग पॉइंट्स मिले। अगर हम ये कह रहे हैं कि जी लॉन्ग टर्म नाइट्रेट्स जो हैं वो अच्छी बात नहीं है तो हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ क्यों पेशेंट को दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर से फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को एक्सरसाइज की प्रॉब्लम हो रही है, इंटॉलरेंस आ रही है, तो उस वक्त ये कहा जा सकता है और उसको एक्सरसाइज करनी जरूरी भी है। से फॉर एग्जांपल आपने वेट लॉस की रिजीम के ऊपर लगाया है पेशेंट को और उसका वेट जो है वो बढ़ रहा है और उसको एक्सरसाइज करने से प्रेशर आ रहा है, तो अब वो क्या करेगा, वो आराम से जो है वो एक तरफ होकर बैठ जाएगा, नहीं जी मुझे तो हार्ट पे प्रेशर आ रहा था, मैं एक्सरसाइज नहीं करता। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर आप पेशेंट को ये रेकमेंड कर सकते हैं कि जी अगर आपको प्रेशर आना शुरू होता है तो आप, क्योंकि आप ऑब्वियसली दिन में एक ही मरतबा एक्सरसाइज करेंगे, 12 से 14 घंटे नहीं बल्कि 23-24 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, तो आप पेशेंट को ये कह सकते हैं कि जी स्लो एक्टिंग जो नाइट्रेट्स हैं वो आप एक्सरसाइज से पहले ले लीजिए ताकि आप एक्सरसाइज को टॉलरेट कर सकें, दैट्स इट। ठीक है, तो वो चीज तो चलेगी। तो मतलब इस तरह से आप बता सकते हैं पेशेंट को कि आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो इनके इंटरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि माओ इनहिबिटर्स के साथ ये इंटरेक्ट करता है। अगेन सल्फाइड्रल ग्रुप वाला जो इशू है वो बहुत ज्यादा है इसमें कि इट इंटरेक्ट्स विद एनीथिंग हैविंग अ सल्फाइड्रल ग्रुप। ठीक है जी, कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर में सल्फाइड्रल ग्रुप मौजूद होता है तो ये उसके साथ इंटरेक्ट करता है।
और उसके नतीजे में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। माओ एंजाइम जो है यानी मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर हो गया, या ऑल टुगेदर जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की जो एंजाइम्स हैं उनके स्ट्रक्चर में सल्फाइड्राल ग्रुप मौजूद है। ड्रग जो है वो अगर ज़्यादा दी जा रही है, माइटोकॉन्ड्रियल जो मतलब कंपोनेंट अगर उसका बढ़ रहा है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरैक्ट करके जितने भी सल्फाइड्रल ग्रुप कंटेनिंग केमिकल सब्सटेंसेस बॉडी में या सेल में मौजूद हैं, उनके साथ ये इंटरैक्ट करता है, और इंटरैक्ट करने के बाद जो है वो उन एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर देता है या कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रुकने का मतलब अच्छा खासा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बेसिकली एटीपी या ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन हो रहा होता है वो उसी जगह पे हो रहा होता है, तो वो फिर एक अगेन फर्दर डैमेज को इन्हांस करने का सबब बन सकता है। माओ एंजाइम्स के साथ या माओ इनहिबिटर्स के साथ यूजुअली इस ड्रग को नहीं दिया जा रहा होता। अच्छा, एंजाइना के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जो सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग है इमरजेंसी सिचुएशन में या वैसे भी जो ट्रीटमेंट हो रही होती है उसमें बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो क्या है, बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करवा रहे होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं बीटा ब्लॉकर्स उनको रोक रहे होते हैं। अच्छा, स्ट्रेस हार्मोन्स के रिलीज होने के नतीजे में जो कि एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की जब हम बात करते हैं तो यूजुअली उसका आपको मालूम है कि जी सिंपैथेटिक सर्ज जनरेट होती है, जिसके नतीजे में हार्ट रेट बढ़ता है। तो अगेन हार्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मसल्स पंप कर रहे हैं, मसल्स एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में उनकी ऑक्सीजन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो अगर आप बीटा ब्लॉकर्स जो दे रहे हैं, जो मेजर जो यानी आपका जो क्या कहना चाहिए टारगेट है बीटा ब्लॉकर्स देने का, वो ये है कि आपका जो हार्ट है वो स्लो डाउन हो जाए, और उस स्लो डाउन होने के नतीजे में उसकी ऑक्सीजन की उसका वर्क कम हो, वर्कलोड कम होगा, तो उसके नतीजे में उसकी ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो यूजुअली फिर वो उसको दिया जा सकता है। बीटा ब्लॉकर जो है वो एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन को भी स्लो करके ब्लड प्रेशर भी गिराता है। तो ब्लड प्रेशर गिरने के नतीजे में क्या होगा कि कार्डियक जो मतलब जो वेनस रिटर्न है, जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, सॉरी जो वेनस रिटर्न है वो कम होगा। अच्छा, अब मसला क्या है, वेनस रिटर्न बढ़ने के नतीजे में हार्ट को एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड आ रहा होगा उतना फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हार्ट को करनी पड़ेगी। तो वो वेनस रिटर्न कम होता है तो हार्ट रेट स्लो डाउन हो रहा है, वैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट कम हो रही है, वेनस रिटर्न कम होने के नतीजे में हार्ट के ऊपर प्रेशर भी कम आ रहा है। तो वो अगेन ये दोनों चीजें जो है वो एंजाइना के पेशेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि गाइडलाइंस के मुताबिक नाइट्रेट्स के अलावा बीटा ब्लॉकर्स इज द फर्स्ट लाइन थेरेपी, and it is basically has a upper hand on calcium channel blockers. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो सिर्फ उस सूरत में आप दे रहे होते हैं जब पेशेंट जो है वो बीटा ब्लॉकर्स को रिस्पॉन्ड कर नहीं रहा हो, अदरवाइज एलर्जिक हो या एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हों। जैसे कि बीटा ब्लॉकर में जो है वो ड्राई कफ जो है वो बहुत ट्रबलसम हो सकती है, अगर पेशेंट जो है वो मतलब उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा या उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, तो फिर बीटा ब्लॉकर की जगह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो सजेस्ट किए जा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ठीक है, करंट रिकमेंडेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि कब दी जा रही हैं, जब पेशेंट जो है वो टॉलरेट नहीं कर रहा बीटा ब्लॉकर्स को, और या फिर दूसरी सूरत में कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर की डोज कम करने के लिए इन दोनों को कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।